हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा दैट हाउ यू कैन बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, अगर आप बॉर्डर लाइन पे आकर स्टक हो जाते हो तो इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए, ये आपको हेल्प आउट करने वाला है। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन और उसमें हम देख रहे थे शॉर्ट पैसेजेस। ये 2019 के पेपर की प्रॉब्लम है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पैसेज को करने का तरीका क्या होगा? पैसेज को करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप इसको रीड आउट करो, इसकी रीडिंग करो। थॉरोली नहीं रीड करना है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, पैसेज को एक बार में थॉरोली रीड करके उसकी सारी चीजों को समझने की कोशिश मत करिए। सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू लीजिए, एक तरीके से उसका ब्लूप्रिंट बना लीजिए कि एग्जैक्टली पैसेज में बोल क्या रहा है। बस पैसेज की मोटी मोटी बातों को समझ लो और उसके बाद जब क्वेश्चन में हम ऑप्शंस पे आएंगे तो हम चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे कि एग्जैक्टली बात क्या हो रही है उस पैसेज में, क्या ये स्टेटमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें हम ऑप्शंस पे जब जाते हैं तब देखते हैं। अभी के लिए क्या बोलूंगी? अभी के लिए मैं यही बोलूंगी कि बस इसको आप रीड कर लीजिए। चलो, क्या है ये? इस पैसेज को आप भी रीड करिए, मैं भी रीड करती हूँ। The rural people around the world, including India, have contributed little to human-induced climate change, yet they are on the front line on the coping with these effects. उसके बाद कह रहा है farmers can no longer rely on historical averages for rainfall and temperature and the more frequent and extreme weather events such as drought and floods and can spell disaster. And there are new threats such as sea level rise and the impact of melting glaciers on water supply. How significant are small farms? As many as 2 billion people worldwide depend on them for their food and livelihood. Smallholder farmers in India produce 41% of country's food grain and other food items that contribute to local and national food security. ऑल ओवर क्या बात हुई पैसेज में? देखो, पैसेज की शुरुआत में कह रहा है जो रूरल पुअर लोग हैं वो मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड और साथ साथ में इंक्लूडिंग इंडिया की भी बात की जा रही है। क्या बोल रहा है? वो क्लाइमेट चेंज में बहुत कम ही कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके बाद भी जो उसके दुष्प्रभाव हैं वो उसको झेल रहे हैं। कैसे दुष्प्रभाव हैं? जैसे कि farmers can no longer rely on historical averages for rainfall and temperature, more frequent and extreme weather events as drought and floods। इन सबों की बातें की जा रही है कि भाई जो रूरल लोग हैं वो हालांकि क्लाइमेट चेंज में एग्जैक्टली ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद वो ये सारी समस्याओं को झेल रहे हैं। यानी कि रूरल पीपल जो हैं उनके ऊपर किस चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है? ऑल ओवर इन डिजास्टर्स का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कह रहा है? हाउ सिग्निफिकेंट आर स्मॉल फार्म्स, यानी कि जो छोटे फार्म्स है वो कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो उसके लिए डेटा दिया हुआ है। 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डिपेंड ऑन देयर फूड एंड लाइवलीहुड, मतलब एक प्रचुर मात्रा में लोग जो हैं वो छोटे फार्म्स पे डिपेंडेंट हैं। साथ ही साथ दे रहा है एक और डेटा, इंडिया प्रोड्यूसेस 41% ऑफ फूड ग्रेन and food items that contribute to local and national food security।
इसका मतलब ये जो लोग हैं, जो रूरल पीपल हैं या फिर बोला जाए स्मॉल फार्म्स वाले लोग हैं, ये फूड सिक्योरिटी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। तो ऑल ओवर पैसेज की मोटी मोटी आउटलाइन क्या बन के आई? मोटी मोटी आउटलाइन ये बन के आई कि ये जो रूरल लोग हैं इनके ऊपर डिजास्टर्स का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि ये इन्हें प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्लाइमेट चेंज का इन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और साथ ही साथ 41% ऑफ फूड ग्रेन्स और सिक्योरिटीज जो हैं वो यही छोटे छोटे फार्म्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द लॉजिकल एंड रेशनल कोरोलरी टू द अबव पैसेज? मोस्ट लॉजिकल, इसका मतलब क्या है? अभी तक की बहुत प्रॉब्लम डिस्कस हो गई है। इसका मतलब है कि ये संभव है कि चारों के चारों सही हो, लेकिन हमें उसमें से ढूंढना है उसमें से सबसे ज्यादा लॉजिकल और रेशनल कौन सा होगा इस पैसेज के रिस्पेक्ट में, बस इस पैसेज के रिस्पेक्ट में, और बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसेज से मतलब है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं क्या लिखा है। सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर्स इज important part of any agenda regarding environmentally sustainable development। देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं ये बहुत ज्यादा फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज में कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहे हैं ज्यादा, ये क्लाइमेट चेंज पे कोई खास प्रभाव भी नहीं डालते हैं, और साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी में अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इन छोटे फार्मर्स को सपोर्ट करें तो वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक अच्छा कदम होगा। तो ए ऑप्शन अभी तक की हमें इस पैसेज के हिसाब से सही लग रहा है। अभी ऐसा हो सकता है कि इससे बेटर कोई ऑप्शन हमें मिल जाए, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम ऑप्शन नंबर ए को ठीक मानते चल रहे हैं। लेकिन देखिए मैं बार बार बोल रही हूं, अगर स्टार्टिंग में ही पहला ऑप्शन ही आपको ऐसा मिल जाए जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहीं पे सीधे मार्क करके ओएमआर में फिल करना स्टार्ट कर दोगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि बस अभी फिलहाल के लिए इसको एक तरीके से होल्ड पे डाल के रखो कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ए आंसर हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए के अलावा भी कोई ऑप्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि मोस्ट लॉजिकल लिखा है। ऐसा हो सकता है कि बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन ऐसा हो जो पैसेज से ज्यादा रिलेट कर रहा हो एज कंपेयर टू ऑप्शन ए। तो इसलिए अभी हम एग्जैक्टली ए को आंसर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अभी तक के लिए मोटी मोटी बातें पैसेज की हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रही हैं। बी क्या बोल रहा है? पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल टू प्ले इन द मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बोल रहा है पुअर कंट्रीज का बहुत कम रोल है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। ये बताओ अगर हम यहाँ पे देखा जाए इंडिया वगैरह की जो रूरल मतलब पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो उसके बारे में क्या बोला जा रहा है? उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो लोग क्लाइमेट चेंज में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब कि ऑल ओवर ये पॉजिटिवली बात की जा रही है, भारत या फिर दूसरी जगहों के बारे में पॉजिटिवली बात की जा रही है कि वो लोग क्लाइमेट चेंज को थोड़ा कम ही इंड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो एकदम उल्टी बात कर रहा है। क्या लिख रहा है? वेरी लिटिल रोल टू प्ले। इसका मतलब ऐसी कोई चीज पैसेज में नहीं कर रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर बी को सीधे एलिमिनेट कर देंगे। सी पे आते हैं। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउसहोल्ड्स इंडिया विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द फोरसीबल फ्यूचर। क्या बोल रहा है? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउसहोल्ड इंडिया विल नॉट हैव एनी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द फोरसीबल फ्यूचर। बोल रहा है कि बहुत सारे फार्मर हाउसहोल्ड्स की वजह से भारत जो है उसके पास मतलब उसके अंदर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं रह जाएगी, ऐसा बोल रहा है इसने। ये बताइए
क्या कहीं भी एकदम एक्सट्रीम टोन में बोला जा रहा है क्या? एकदम एक्सट्रीम टोन में कि अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट टोन में पैसेज में बात नहीं की है। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जब तक पैसेज की जैसी टोन रहेगी, आपके ऑप्शंस वही सही हो सकते हैं। पैसेज में बहुत स्ट्रिक्ट टोन नहीं है। यहाँ क्या है? ऑप्शन में बहुत स्ट्रिक्ट टोन है। क्या लिखा है? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, इंडिया विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। भारत में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रही नहीं जाएगी। देखो, विल नॉट बहुत ही डिटरमाइन टाइप का लग रहा है, तो ये तो बात नहीं सही होगी। क्यों नहीं सही होगी? क्योंकि पैसेज की टोन जो है वो इतनी एक्सट्रीम नहीं जा रही है। अगर पैसेज की टोन एक्सट्रीम होती तो ये सही हो सकता था। इसकी वजह से ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डी पे आओ। ओनली स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी। सिर्फ छोटे फार्मर्स जो हैं वही फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी की बात क्या कर रहा है पैसेज में? पैसेज में बोल रहा है स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया प्रोड्यूस 41% ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर फूड आइटम्स दैट कंट्रीब्यूट टू लोकल एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी। यानी कि ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं ये 41% फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, इनके अलावा कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। ऐसा कहना सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर ये ओनली नहीं लिखा होता तब तो हम इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते थे, लेकिन इस ओनली को लगा के क्या किया, इसमें ऑप्शन की टोन फिर से एक्सट्रीम बना दी। देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टोन दिखाई दे रही है आपको, कुछ वर्ड्स होते हैं विल नॉट, ओनली, ओनली वे, इस तरीके के जो शब्द हैं, जैसे जो स्ट्रिक्टली चीजों को बोले, अगर बहुत स्ट्रिक्ट टोन आ रही है ऑप्शन में और पैसेज में बात लिबरल वे में अगर की जा रही है, तो सीधे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ ओनली बोल दिया, इसका मतलब डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ले दे करके कौन सा ऑप्शन जो है वो अभी तक एप्रोप्रिएट गया पैसेज के हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर इज ए फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर? समझ आ गया? देखो, अगर हम 19 के पेपर की बात करें तो थोड़ा सा ट्रिकी इसमें एस्पेक्ट भी दिखाई पड़ रहा है, तो हम थोड़ा अपने लेवल को इम्प्रोवाइज करते चल रहे हैं। हर तरीके के कॉम्प्रिहेंशन को कवर करेंगे। पेशेंस के साथ पढ़िए, सारी ट्रिक्स को ध्यान दीजिए, बातों को फॉलो करिए, होमवर्क प्रॉब्लम को करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीसैट से ज्यादा आसान कुछ नहीं है, आसानी से सीसैट क्वालिफाई कर लोगे। बट डोंट अंडर एस्टिमेट इट। बहुत अंडर एस्टिमेट करके भी सीसैट को नहीं चलना है कि आप सीसैट को एकदम महा हलवा समझ के उसकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। थोड़ा बहुत पढ़ लो, जितनी चीजें करा रही हूँ, छोटी छोटी चीजें करा रही हूँ लेकिन सॉलिड करा रही हूँ। अगर इतनी चीजें करके एग्जाम में चले जाओगे जितना मैं करा रही हूँ, अगर उसका 70% भी करके चले गए, पेपर आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आओ। इसी पैसेज से दूसरा क्वेश्चन बना रहा है। क्या बोल रहा है? द अबव पैसेज इंप्लाइज दैट देयर इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में फूड इनसिक्योरिटी की पोटेंशियल प्रॉब्लम है। देखो, इस पैसेज में क्या बात की जा रही थी? देखो, प्रॉब्लम्स की तो बहुत सारी बात की जा रही है, और जो रूरल पीपल हैं, क्या लिखा था अभी तक हमने जो ब्रीफ ओवरव्यू बनाया था, जो एक हमने इसकी आउटलाइन बनाई थी, उसमें क्या लिखा था? ये जो रूरल पीपल हैं इनके ऊपर डिजास्टर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और डिजास्टर देखो कितनी सारी लिखी हुई हैं। क्या क्या लिखी हुई है? ड्रॉट लिखा हुआ है, फ्लड लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है न्यू थ्रेट्स एज सी लेवल राइज, इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑन वाटर सप्लाई। ये सारे के सारे इसमें हिस्टोरिकल, ये कैन नो मोर रिलाई ऑन हिस्टोरिकल एवरेज फॉर रेनफॉल एंड टेम्परेचर, इतनी सारी विपदाओं और आपदाओं की ही बात की है। इसका मतलब हम ऑल ओवर ये तो कह ही सकते हैं कि ये जो रूरल पीपल हैं उनके ऊपर
इन प्रॉब्लम्स का, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इन्हें पोटेंशियल प्रॉब्लम्स तो कहा ही जा सकता है क्योंकि बहुत सारी हैं और सब बहुत सीवियर हैं। इसलिए रूरल पीपल के ऊपर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सारी जो लिखी हुई है पैसेज में, इतने पोर्शन में, इनका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। उसके बाद क्या है, ये जो रूरल पीपल हैं, यही जो है आखिरी लाइन में देखो, ये स्मॉल होल्डर फार्मर्स, ये 41% ऑफ फूड ग्रेन और अदर फूड आइटम्स की हेल्प से कंट्रीब्यूट करते हैं लोकल एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी में। यही जो रूरल लोग हैं, यही फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बताओ, अगर जो रूरल लोग हैं उनके ऊपर इन समस्याओं का प्रभाव पड़ रहा है और यही रूरल लोग हैं जो फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑल ओवर हम ये नहीं बोल सकते हैं क्या दैट देयर इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया? ये दोनों रिलेट हो गया, ये बीच में कॉमन फैक्टर है रूरल पीपल, तो यानी कि ये दोनों टर्म्स को हम समहाउ रिलेटिवली बोल सकते हैं। यानी कि आपका ए जो हो जाएगा, फर्स्ट वन, पहला इम्प्लीकेशन, ये सही हो जाएगा। दूसरे पे आओ, इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इज डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। देखो क्या बोल रहा है, फिर से ध्यान दो, सेम चीज, सेम बात हो रही है। क्या बोल रहा है, जो रूरल पीपल है उनके ऊपर इन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर डिजास्टर्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और यही जो रूरल लोग हैं ये फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यही समझ में आ रहा है कि ये जो रूरल पीपल हैं, अगर ये फूड सिक्योरिटी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के ऊपर आपदाओं का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो अगर हम किसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट को, जो भारत का डिजास्टर मैनेजमेंट है, देखो यहाँ इंडिया लिखा है और यहाँ पर भी इंडिया लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया क्योंकि ये जो डेटा मुझे दिया गया है ना, ये भारत का दिया गया है, इसीलिए इसको पॉइंट को मैंने कंसिडर किया है। क्या लिखा है, इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इस डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के जो 41% फूड है और अदर फूड आइटम्स हैं जो कि नेशनल और लोकल फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करता है, वो इन्हीं स्मॉल होल्डर फार्मर्स से ही आ रहा है। और ये लोग जो हैं ये बहुत सारे डिजास्टर्स को झेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी तरीके से इन आपदाओं को मैनेज कर सकें, डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकें, अगर अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को बढ़ा दें तो अच्छा होगा। जो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल किसकी तरह है, जैसे मैंने एक पैसेज कराया था जिसमें ये कहा था कि फेल होने से बचने के लिए, फेल होने से बचने का इकलौता उपाय है पढ़ाई करना। उसी तरीके से इन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स से ये जो रूरल लोग झेल रहे हैं उसको हम क्या करें, उसके लिए हम एक तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट कर लें। बस ऑपोजिट टर्म्स का यूज किया है, सीधी सीधी बात है। क्लियर, तो ये भी सही इम्प्लीकेशन है, ये भी सही इम्प्लीकेशन है। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, सी। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें, समझ आ गया। अब एक काम करिएगा, 2 प्रॉब्लम्स और आप करिएगा कॉम्प्रिहेंशन की। एक होगी ये प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, ये भी 19 के पेपर की प्रॉब्लम है। और स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, और साथ ही साथ इसको भी करिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन का कंसेप्ट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन। थोड़े बेसिक्स ले लेते हैं, 1-2 प्रॉब्लम अगर टाइम अलाउ करता है तो देख लेंगे और बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या है सेंस ऑफ डायरेक्शन में बोल रहा है, देखो सेंस ऑफ डायरेक्शन की, जस्ट अ मिनट,
एक मिनट। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, अगर हम बात करें सेंस ऑफ डायरेक्शन की, तो जब भी कभी एग्जाम में मान लो सेंस ऑफ डायरेक्शन की प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, तो आपको उसको करने का सबसे सटीक तरीका ये है कि सबसे पहले आप डायरेक्शंस की प्रॉपर नॉलेज रखिए। डायरेक्शंस की नॉलेज रखिए इन द सेंस, आपको पता होगा, देखो जब भी क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम्स पूछ ले, एक काम करना, साइड में ये ड्रॉ कर लेना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इससे आपकी प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे इसे साइड में नहीं ड्रॉ करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको साइड में एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी गलत डायरेक्शन ले लेता है और क्वेश्चन उसी में गलत हो जाता है। ये तो हो गई आपकी मेन डायरेक्शन। अब हम आते हैं लेफ्ट और राइट फॉर द डायरेक्शंस के लिए। देखो कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो जब आप एग्जाम के प्रेशर में रहते हो तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है आपके साथ, कि मान लो बोल रहा है नॉर्थ गए, नॉर्थ से फिर राइट हैंड साइड मुड़ गए, फिर बोलता है साउथ जाओ, साउथ से राइट हैंड साइड मुड़ जाओ या लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाओ। इतना एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है, इतना हौच पौच क्रिएट हो जाता है कई बार कि माइंड इतनी सारी चीजों को प्रोसेस ही नहीं कर पाता है कि किधर राइट है किधर लेफ्ट है। तो इन सब चीजों की प्रोसेसिंग करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, अगर नहीं आती है देन इट्स वेरी नाइस, लेकिन अगर दिक्कत आती है तो उसका एक तरीका बताती हूँ। किसी भी डायरेक्शन का आपको पता करना हो, ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी इस चीज का यूज कर सकते हो। राइट लेफ्ट तो सिटिंग अरेंजमेंट में भी आता है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। जब भी कहीं डायरेक्शन की बात करें, जैसे फर्स्ट केस ले लेती हूँ मैं, नॉर्थ की बात कर रहा है, तो इसमें राइट किधर होगा लेफ्ट किधर होगा। सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, एकदम ये जो थप्पड़ मारने वाला पोज होता है उसमें आप अपने हाथ को रखिए, लेफ्ट हैंड को रखिएगा। याद रखिए, मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आपको ये ट्रिक कभी नहीं भूलेगी कि राइट किधर है लेफ्ट किधर है। हमेशा थप्पड़ वाले पोज में लेफ्ट हैंड को ऐसे रखिए, ठीक। ये जो पाम है ये हमेशा राइट हैंड साइड बताएगी और इसके ऑपोजिट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। कैसे पता चला? नॉर्थ की तरफ देखो पॉइंट करते हुए मैंने अपने हाथ को रख दिया, लेफ्ट हैंड को मैंने नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हुए रखा, ये पाम हो गई राइट और ये हो गया ऑपोजिट लेफ्ट। अब साउथ के लिए पता करो, साउथ के लिए क्या करूं, हाथ को ऐसे रख लिया मैंने, लेफ्ट हैंड को ही रखना है, ये हो गया राइट, पाम की साइड मैंने क्या बोला, हथेली की तरफ हमेशा होगा राइट हैंड साइड, तो ये वाला पोर्शन हो गया राइट और इसके ऑपोजिट आ गया लेफ्ट। वेस्ट, वेस्ट के लिए क्या करें, वेस्ट के साइड हाथ को पॉइंट करते हुए रख दिया, ये उंगलियों को जिस डायरेक्शन में बोले उस डायरेक्शन में बस पॉइंट करते हुए रख दो, वेस्ट में रख दिया। हथेली राइट हैंड साइड, इसका मतलब ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया राइट और ये है लेफ्ट, नीचे हो गया लेफ्ट। अब बात करते हैं ईस्ट की, ईस्ट के साइड अपनी हथेली को पॉइंट करते हुए रख दो, रख दिया, ये क्या है, पाम के साइड हमेशा होगा राइट और ये साइड हमेशा होगा ऑपोजिट इसके लेफ्ट। तो अब मेरे हिसाब से कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर कोई लंबी सी प्रॉब्लम दे देता है कि कैसे आपने एग्जैक्टली राइट हैंड साइड मुड़ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाइए, जो बोले, बस अगर नॉर्थ में बात चल रहे हो तो नॉर्थ के साइड में हाथ रख लो, साउथ में बोल रहा है साउथ में रख लो, वेस्ट तो वेस्ट, ईस्ट तो ईस्ट, और हमेशा ये हथेली जो होगी, पाम जो है वो राइट हैंड साइड होगा और इसके ऑपोजिट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। ये कुछ और की रूल्स हैं जो देखो अभी तक की यूपीएससी में तो अगर पैटर्न देखा जाए
तो इतना घुमा फिरा के तो देखो बातें नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट ही बातें करते हैं। लेकिन फिर भी क्या पता इनमें से कोई टर्म्स आपको वहां मिल जाए, तो कुछ की रूल्स से परिचित रहिए। जैसे कि जब भी क्लॉकवाइज बोल रहा है, इसका मतलब आपको राइट हैंड साइड चलना है। अगर बोल दे इन द डायरेक्शन ऑफ सनराइज, इसका मतलब वो ईस्ट कहने की कोशिश कर रहा है। अगर बोल दे इन द डायरेक्शन ऑफ सनसेट, इसका मतलब वेस्ट कहने की कोशिश कर रहा है। एंड यूज पाइथागोरस थ्योरम। आई विश पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सबको आती है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के बिना सेंस ऑफ डायरेक्शन की प्रॉब्लम्स आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। बहुत रेयरली ही ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है अगर बहुत हलवा दे देगा तो उसी में बस आपको पाइथागोरस नहीं लगानी होगी, अदरवाइज आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन की करीब करीब हर प्रॉब्लम में पाइथागोरस को लगाना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बिल्कुल आसान तरीके से समझो। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल है 90, ठीक, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो ये मैं बेस लिख रही हूं बी, ये परपेंडिकुलर लिख रही हूं पी। बेस का मतलब आधार, परपेंडिकुलर का मतलब लंब। तो ये हाइपोटेनियस साइड जो हो जाएगी वो होती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। बस इतनी छोटी सी चीज है। बहुत बार राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्यों बनेगा? ये देखो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरीके से है, सब 90-90 पे ही तो है। अगर मैं बोल दूं ये ऐसे जा रहे हो फिर ऐसे जा रहे हो, तो कई बार आपसे ये डिस्टेंस पूछ लेगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? सिंपली इसमें आप लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगा दोगे, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये वाली जो साइड होती है यानी कि हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये सिंपल तरीका है। कभी कभी मॉर्निंग शैडो दे सकता है, तो मॉर्निंग शैडो का मतलब होता है वेस्ट। ये सब कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें याद रखे रहो। कभी कभी इवनिंग शैडो दे सकता है, तो इवनिंग शैडो अगर दे दे तो उसका मतलब होगा ईस्ट। अगर 12 नून दे रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा नो शैडो, यानी कि वो होगी बिलो द फीट। ठीक, ये कुछ की रूल्स हो गए। अब एक काम करो, ये 2016 के पेपर की प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसको लीजिए आप एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। और साथ ही साथ ये 2014 के पेपर की प्रॉब्लम है, इसको भी आप लीजिए एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलो, अब आज का सेशन गाइस हम यहीं एंड करते हैं। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।